नमस्कार। आज डेट है 12 सितंबर 2023 और आप आ चुके हैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक सेक्शन में। तो यहाँ पर हम आज द हिंदू से एक न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो सीबीआई के बारे में है ये न्यूज़। तो सीबीआई डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रोब प्री 2014 केसेस टू से सुप्रीम कोर्ट। क्या न्यूज़ है तो मैं आपको पहले न्यूज़ बता देता हूँ, फिर हम इसका स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। तो सन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लाया गया। इस बदलाव से सीबीआई को किसी सीनियर गवर्नमेंट के अधिकारी की जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में डाला गया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और सन 2014 में अमान्य घोषित कर दिया गया। अब कोर्ट में नई याचिका दायर हुई कि क्या ये अमान्य घोषणा 2014 जब सेक्शन 6A को अमान्य घोषित किया गया था उससे पहले भी लागू होती है। इसी पर कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि ये 2014 का फैसला 2014 के बाद ही नहीं बल्कि 2014 के पहले भी लागू है। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इंग्लिश में हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका 2014 से पहले भी चालू रहेगा। 2014 से पहले भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2014 का वो मान्य रहेगा। अब हम समझ लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। पॉलिटी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर आप इसे कवर करेंगे। तो व्हाट इज सीबीआई, पहला सवाल, सीबीआई आखिर है क्या? तो सबसे पहले आंसर आप देंगे तो क्या है सीबीआई? एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है भारत के अंदर। तो ये एक तरह से पुलिस एजेंसी है जो भारत के अंदर है। इसके बाद ये किसे किसे असिस्ट करती है, काम में किस किस का सहयोग करती है? तो सेंट्रल विजिलेंस के काम में ये सहयोग करती है। साथ में जो लोकपाल है तो लोकपाल को भी ये सहयोग करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं तो किस मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई हमारी आती है? तो सीबीआई आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस के अंदर। तो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस। अब ये जो आपको याद रखना है कि ये जो ऑफिस है ये किसके अंडर आता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये आएगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है। तो ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हाउएवर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इट्स सुपरिंटेंडेंस वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, ये एक एक्ट है भारत के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये घूसखोरी से लड़ने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो अगर सीबीआई किसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जो इसकी सुपर इंटेंडेंस की जो पावर है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर होगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जनरली ये किसके अंदर, किसे रिस्पॉन्सिबल है, किसे रिपोर्टेबल है? तो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं तो इट इज ऑल्सो नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो इंटर पुलिस, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसकी जो भारत की रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी है जो भारत में इंटरपोल की रिप्रेजेंट करती है, तो वो कौन है? हमारी सीबीआई। आपको याद रखना कि भारत की एजेंसी जो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती है तो वो हमारी सीबीआई है। इसके आगे जब कन्विक्शन रेट की बात करेंगे तो सीबीआई के जब केस होते हैं और ये केस में कितना कन्विक्शन रेट रखती है, कितने लोगों को कन्विक्ट ठहरा देती है, जो भी ये केस हैंडल करती है, तो 65 से 70% केस जो हैं वो कन्विक्शन इसके हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर ये साल में 100 केस उठाती है तो उसमें से 70 केसों में ये सजा दिला देती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की लिस्ट में शामिल है। आगे हम चलते हैं तो इसका हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं सीबीआई का। सीबीआई कब ये बनी थी, कैसे बनी थी, तो हम समझ लेते हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ए स्पेशल पुलिस
इस्टेब्लिशमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1941। तो 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था तो एक ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया। तो इसे क्या नाम दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया? तो जो भी आरोप लगाए जाते थे करप्शन से लेकर या घूसखोरी से लेकर, तो उनकी जांच करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि जब भारत की सरकार बन गई 1947 के बाद, जब आज़ादी मिली भारत को, तो इसे धीरे धीरे फॉर्मलाइज कर लिया गया। अब यहाँ पर 1946 में एक चीज़ देखने को मिली कि 1946 में इसे फॉर्मलाइज किया गया पहली बार, और ये किसके एक्ट के अंदर डाल दी गई? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946, इसके अंदर इसे डाल दिया गया। अब ये काम क्या करती थी? तो आपको पता है कि ये करप्शन का जहाँ एलिगेशंस होंगे उनकी जांच करेगी, करप्शन की बेसिकली ये जांच। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, तो CBI जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि CBI इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आपको आंसर ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पावर जो है वो, जो हमने अभी ये एक्ट पढ़ा, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इस एक्ट के अंदर ये अपनी पावर रखती है। इसकी पावर्स जो हैं वो इस एक्ट से इसे मिलती हैं। अब जो CBI का रिकमेंडेशन किसने, अब जो एजेंसी चल रही है CBI, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो रखा गया था इसे कि केवल करप्शन देखेगी, ये जो भी गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, तो इसे पहले रखा गया था किस काम से कि ये करप्शन देखेगी। लेकिन 1962 से 64 के टाइम पे एक संथनम कमेटी बिठाई गई थी सरकार द्वारा, तो इसका नाम था संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये 1962 से 1964 तक इसने अपना काम किया और इसने रिकमेंड किया भारत सरकार को कि CBI की गठना की जाए भारत के अंदर। उसके बाद क्या होता है, 1963 आता है, तो 1963 में क्या हुआ, CBI को बना लिया जाता है, एस्टेब्लाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या क्या इसकी जो दायरे थे, पहले बस करप्शन का दायरा था, अब इसका दायरा बढ़ा के इसे बना लिया गया है। तो सीरियस क्राइम देखेगी ये रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया, हाई प्लेसेस में करप्शन देखेगी, ऊंची पोस्टों पर जो करप्शन होते हैं, सीरियस फ्रॉड्स की नज़र रखेगी, चीटिंग देखेगी, एम्बेजलमेंट देखेगी, और सोशल क्राइम जो होते हैं उन पर नज़र रखेगी, उनकी जांच करेगी। अब इसके बाद और क्या देखेगी, होर्डिंग, अगर कोई आदमी कोई सामान बहुत जमाखोरी कर रहा है उसकी जांच करेगी, ब्लैक मार्केटिंग की जांच करेगी, प्रॉफिटिंग की मतलब फ़ायदा उठाना किसी एक चीज़ से, उसकी जांच करेगी। ये किसी भी ज़रूरी सामान पर प्रॉफिटिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, वो किसी ने अपने यहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसे रिलीज़ नहीं कर रहा है जब तक देखने के लिए कि जब तक प्राइस ना बढ़ जाए। जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहे हैं तब वो अपना धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा है, तो इसे हम एक तरह से प्रॉफिटीरिंग कहेंगे कि वो प्रॉफिटीरिंग कर रहा है और ये एक गलत एक्टिविटी है। तो इसकी भी जांच ये करने के लिए इसे बनाया गया, इसे पावर्स दी गई, और इसका पूरे इंडिया और इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस पूरा इसे दिया गया कि ये पूरे भारत के अंदर जांच कर सकती है। इसके टाइम के बीतने के साथ क्या हुआ, जो कन्वेंशनल क्राइम्स थे CBI वो भी जांच करने लगी। जैसे आरुषि मर्डर केस आपको याद होगा, तो वो भी CBI ने जांच किया। तो असैसिनेशंस के जांच, किडनैपिंग, हाईजैकिंग और एक्सट्रीमिस्ट से लेके जो रिलेटेड क्राइम्स हैं उनकी भी CBI हमारी जांच करने लगी। तो आपको एक चीज़ जो याद रखनी है कि जब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 के अंदर, तो CBI को इसी एक्ट के अंदर बनाया गया था। और जब 1962 में जब संथनम कमेटी बैठी, संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया कि CBI की इस्टेब्लिशमेंट किया जाए भारत के अंदर और इसकी जो दायरे हैं जांच करने का वो बढ़ा दिए जाएं। तो इसके बाद इसके दायरे बढ़ा दिए गए, ये सब इसके दायरे हैं, और अब समय के साथ देखने को मिला कि और ज़्यादा जगह पर CBI जांच करती है। आगे हम चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ केसेस आर हैंडल्ड बाय CBI। CBI कैसे कैसे केस जो है वो हैंडल करती है। एंटी करप्शन क्राइम्स,
करप्शन, आप मैंने बता चुका आपको कि करप्शन के खिलाफ ये काम करती है, और तो करप्शन क्राइम्स ये देखती है, जो भी क्राइम्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर है तो ये उसकी जांच करने के लिए इसे पावर्स मिली हुई हैं। इसके बाद इकोनॉमिक क्राइम्स की हम बात करेंगे, तो इकोनॉमिक क्राइम्स में क्या करता है ये, इन्वेस्टिगेशन मेजर फाइनेंशियल स्कैम जो भारत के अंदर होंगे उसकी पावर्स भी इसके पास है, जैसे कि फेक इंडियन करेंसी से रिलेटेड हैं, बैंक के फ्रॉड हैं, साइबर क्राइम है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फ्रॉड होता है वो है। इसके बाद स्मगलिंग, नारकोटिक्स, एंटीक्स, एंटीक्स मतलब भारत की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पुरानी ऐतिहासिक जो बहुत वैल्यू रखती हैं, कल्चरल प्रॉपर्टी, और जो अवैध सामान है उसकी स्मगलिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक क्राइम्स पे भी हमारी सीबीआई केसेस हैंडल करती है। इसके बाद स्पेशल क्राइम्स देखेंगे तो इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है, तो इंडियन पीनल कोड और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट लॉज हैं उनके अंदर भी इसे पावर मिली हुई है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट करती है कोई जांच करने के लिए तो वो भी जांच करती है सीबीआई। इसके बाद ये सू मोटो भी केस लेती है। सू मोटो का मतलब स्वयं सतह, खुद ही लेने वाला, खुद ही सोचना, खुद ही इस पर एक्ट करने लगना किसी केस पर, तो ये भी ये सीबीआई के अंदर देखने को मिला। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सीबीआई सो मोटो जो है इन्वेस्टिगेशन वो केवल भारत में यूनियन टेरिटरीज के अंदर ले सकती है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना कि स्वयं सतह किसी केस को ले लेना, खुद ही जांच शुरू कर देना, तो वो केवल जो सीबीआई है वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही कर सकती है। अब इसके आगे क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम इन ए स्टेट। जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई को पावर दे सकती है कि वो जाकर किसी स्टेट में किसी क्राइम पर वो करे, इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो राज्य है, जिस स्टेट में ये जांच होगी उस राज्य की रजामंदी लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर उस राज्य की रजामंदी नहीं है कि सीबीआई जांच ना करे तो सीबीआई वहाँ जांच नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर डायरेक्ट करता है सीबीआई को कहीं भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और तो वो सीबीआई कर सकती है। अब यहाँ पर उसे स्टेट की परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है, राज्य से उसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाके कर सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे ऐसा निर्देश देती है तो। आगे हम चलते हैं। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर है ये आजकल न्यूज़ में बहुत बना रहता है, और इसके साथ जो हमारे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है वो आपको कवर करना है, वो मैं करवाऊंगा कवर किसी न्यूज़ में। आप अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2014 तक क्या होता था, तो 2014 तक सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है, तो इसके एक्ट में जो लिखा था, जैसे प्रावधान लिखे थे उसके तहत होते थे। इसके बाद 2003 में क्या हुआ था आपको याद रखना है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसे रिवाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और किस केस के अंदर, तो विनीत नारायण केस के अंदर इसे रिवाइज किया गया। उसके बाद कमिटी की बात हुई, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा जिसमें सेक्रेटरीज होंगे होम मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियांस होगी। ये क्या करेंगे, ये रिकमेंडेशन भेजेंगे केंद्र सरकार को, किससे, सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये विनीत नारायण केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था 2003 में कि अगर जो भी सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा तो उसे जो कौन चुनेगा, तो एक कमिटी होगी, उसमें मेंबर होंगे कमिटी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीट से और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियांस के अंदर से। ये सब मिलकर रिकमेंडेशन भेजेंगे नामों के सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। अब 2014 में क्या हुआ कि लोकपाल एक्ट भी आया था, आपको याद होगा 2014 में, तो उसमें जो कमिटी थी सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, तो वहां पर हमें देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे कमिटी को,
बाकी इसके मेंबर होंगे या तो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। तो 3 लोगों की एक पीएम बैठेंगे अपॉइंट करने, इनके साथ बैठेंगे जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन या लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा वो। और तीसरा कौन बैठेगा, या तो सीजेआई बैठेंगे या कोई जो सुप्रीम कोर्ट के जज को वो अपॉइंट करेंगे बैठने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा यहाँ पर ये इस कमेटी में। इसके बाद यहाँ से नाम को, जो भी रिकमेंडेड नाम है उन्हें अप्रूव किया जाएगा। ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री क्या करती है, सेंड्स ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। होम मिनिस्ट्री का क्या काम है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है पर्सनल ऑफ ट्रेनिंग का, वो फाइनल लिस्ट बनाता है। ठीक है। सीनियरिटी देख के, इंटीग्रिटी देख के, एक्सपीरियंस देख के इन्वेस्टिगेशन के अंदर, करप्शन के केसेस में। और ये इस कमेटी को, जो मैंने आपको कमेटी बताई, प्रधानमंत्री जिसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या लार्जेस्ट पार्टी, और सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे। तो ये इसमें बैठेंगे और ये यहाँ से अपॉइंट करेंगे कौन डायरेक्टर बनेगा, यहाँ से फैसला आएगा कि कौन डायरेक्टर बनेगा। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया है। इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 तो इसके तहत क्या था कि जो सीबीआई का डायरेक्टर होगा वो केवल 2 साल के लिए सिक्योर होगा अपनी सीट पर। 2 साल तक वो अपनी सीट पर बैठ सकता है मैक्सिमम। ये था जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2030 के अंदर। लेकिन अब इसके बाद हमें चेंज देखने को मिला है, तो हम वो कवर करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 2021 में नवंबर के महीने में जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, तो वो ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत क्या लाया जाता है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होंगे, इनका टर्म जो है वो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 साल इन्हें पहले ही सीवीसी 2003 के एक्ट से मिला हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि 1 साल एक टाइम पे इन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। कुल मिला के मैक्सिमम 3 एक्सटेंशन जो इन्हें मिल सकते हैं। ठीक है। तो टोटल इनकी जो अपर लिमिट हो गई उस सीट पर बैठे रहने की किसी भी आदमी की डायरेक्टर की पद पे, तो वो 5 साल हो गई। पहले कितनी थी, पहले वो थी 2 साल। याद रखना है आपको। ये अमेंडमेंट्स देखते हैं जो जिसकी मैं ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इसे अमेंड किया गया। तो क्या पाया गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कमिटी मान जाती है रीजंस दे के राइटिंग में, तो 1 साल एक बार में बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल किसी भी सीबीआई डायरेक्टर का या एनफोर्समेंट के डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 5 साल से ऊपर नहीं बैठ सकते। बस यही है। ये नया अमेंडमेंट लाया गया है 2021 में ऑर्डिनेंस के थ्रू। इसके बाद इसे अमेंड करके पार्लियामेंट में अमेंड करके इसे लॉ में शामिल किया गया। तो अब जो मैक्सिमम लिमिट हो गई है वो 5 साल की हो गई है। 5 साल से ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। पहले मैक्सिमम लिमिट थी वो 2 साल की थी।